गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून बच्चों हम पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज। ओके, सेकंड चैप्टर में हमने सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था व्हाट डू डिजीज लुक लाइक, कैसे सिम्टम्स आते हैं, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, है ना। डिजीज से हमारी ओवरऑल, क्रॉनिक डिजीज से हमारी ओवरऑल हेल्थ वीक हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ डिजीज, डिजीज के कॉज क्या है। तो कॉज को हमने दो पार्ट में बाइफरकेट किया था, इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज कौन होते हैं? पैथोजेंस। पैथोजन की 5 कैटेगरीज देखी थी हमने, प्रोटोजोन्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और वर्म्स। ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। और फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मतलब थर्ड पार्ट में, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। और उसमें हमने काफी बात की कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड। The diseases which can spread from a sick person to a healthy person are called infectious diseases. और infectious diseases जो हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं? तो पहला थ्रू एयरबॉर्न डिजीज। जो सिक पर्सन है उसकी बॉडी से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छिकता है, स्नीज करता है तो वायरसेस निकलते हैं, बैक्टीरिया जो भी है। तो बच्चों ये जो पैथोजन है ये सिक पर्सन से थ्रू एयर किसी हेल्दी पर्सन में एंटर कर सकते हैं, जैसे कि कोविड, तो आप मास्क लगाते हैं। सेकंड, वाटर बॉर्न डिजीज, ऐसी डिजीज है जिसके पैथोजन पानी के जरिए किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं। ऐसा जो फूड के जरिए पहुंचते हैं तो फूड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फंगल इन्फेक्शन या आई फ्लू, जैसे हम देखते हैं टच की आंखों को कोई जो पैथोजन है वो पैथोजन आपने टच किया तो आपको आई फ्लू हो जाएगा। तो ये डिजीजेस कैसे फैलती हैं? थ्रू टच, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। आइए हमें ध्यान चाहिए। तो ये डिजीजेस पहुंचती हैं थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाली डिजीजेस है। जो एयरबॉर्न और ये सारी है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए, आपके घर पे आपने आपके हाथ पे वायरसेस हैं और कोई सिक पर्सन है, उसने स्विच को टच कर लिया और गया, आपको लगा मैं तो किसी कांटेक्ट में आया ही नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ स्विच ही दबाया है। आप किसी के घर गए, वहां पे आपने हैंडल को टच किया। आप किसी बस में गए, वहां पे किसी हैंडल को, डोर को आपने टच किया। तो ये कैसा टच है? मैं किसी पर्सन के टच ही नहीं हुआ हूं, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टच हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो ये इनडायरेक्ट टच कहलाता है। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गई है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था बच्चों कि किसी हेल्दी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैरियर या वेक्टर। जैसे मॉस्किटोज किसी इंसान को काटते हैं तो वो खुद इन्फेक्टेड हो जाएंगे, अब वो जिसको काटेंगे। बाकी आपको नॉर्मल मॉस्किटो काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में किसी को एक बीमार हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उससे सारे घर के मच्छर इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो अब जिसको काटेंगे वो बीमार हो जाएंगे, वरना मच्छर काटने से नहीं हो रहे। बात समझ लो ना? तो ये जो मॉस्किटोज हैं ये क्या है? वेक्टर। थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट पब्लिक प्लेसेस पे, थ्रू वेक्टर जैसे कि मॉस्किटोज, है ना, फीमेल मॉस्किटोज काटती हैं, आपको पता है कुछ। और नेक्स्ट रैबिट डॉग्स, चूहे, है ना, रैट्स, इनसे प्लेग ट्रांसफर होता है। तो बहुत सारे ये वेक्टर्स होते हैं। बैट्स, चिमगादड़ किसी को काट खाया, उसमें उसकी सलाइवा में कोई पैथोजन है, उससे आपको बीमारी हो जाएगी। बात समझ रहे हो आप? तो इसलिए ये सारे कहलाते हैं वेक्टर्स। और कल हमने लास्ट में एक और पढ़ा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो किसी सिक पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को नॉर्मल टच से नहीं फैलता है। एड्स सिर्फ टच करने से, हग करने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स फैलता है सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। हमने 3 बातें पढ़ी थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एक इन्फेक्टेड मदर से उससे बेबी को, और इंटरकोर्स से। यस, ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको यहां दे रखा है कि यदि माँ एड्स की पेशेंट है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें भी हो सकता है।
बॉडी का फ्लूइड है, तो बॉडी के फ्लूइड से ये डिजीज ट्रांसफर होती है। तो बच्चों हम ये समझ रहे थे कि डिजीजेस कैसे फैलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ मैंने कल कवर कर लिया था बच्चों। क्या था कि ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, और हमने ये शुरू कर लिया था। मैंने बताया था कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो पहले तो हम इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पॉइंट ऑफ एंट्रेंस, कहां से वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। यदि एयरबोर्न डिजीज है तो कहां से एंटर कर रहा है, कान, नोज से। कान से थोड़ी करेगा, नोज से करेगा। किसी ने स्नीज किया, और हमारे यहाँ देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से दे रखा है कि स्नीज करने के बाद भी कितने टाइम तक उसके वायरसेस रहते हैं, 4 मीटर तक, और उससे ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, सेवरल मीटर्स भी लिखा है। ओके, तो कई नई बुक्स में डायग्राम ही नहीं है उसका, ठीक है। हाँ, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये इसी जो ये था ना, इसी के ऊपर यहाँ डायग्राम दे रखा था कई बुक्स में। ओके, चलिए, तो मैं बता रहा था आपको कि पॉइंट ऑफ एंट्रेंस हमारे यदि नोज से हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करेगा। यदि वो हमारे माउथ से एंटर कर रहा है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में कहीं से भी एंटर करें, लेकिन वो एक टारगेट को जाकर हिट करते हैं। वो टारगेट स्पेसिफिक डिजीजेस होती है। जैसे कि कल आप लोगों ने रीडिंग करी थी, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हमारी बॉडी में आता है ब्लड से, है ना, या सेक्सुअल कांटेक्ट से। लेकिन वो अटैक क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम पे, और हमारे मेन बॉडी का इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम को ही वो तबाह कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपको कभी और कोई छोटी मोटी बीमारी हो, हमारी बुक में लिखा है कि कॉमन कोल्ड हो जाएगा तो आपको निमोनिया तक पहुंच जाएगा। आपको सर्दी जुकाम होती है, 1-2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाते हो। क्यों? आपकी बॉडी उससे लड़ती है और उससे आपको रिकवर कर देती है। आपको छोटा मोटा गट इंफेक्शन हो गया इंटेस्टाइन में तो वो बहुत सीवियर हो जाएगा यदि आपको एड्स हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है एड्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को ही कोलैप्स कर देती है। बच्चों 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, बताया था मैंने, अभी आने वाला। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कि जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो होता क्या है, क्या होता है, जहां पर मान लो किसी मच्छर ने काटा तो क्या होगा यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन। क्या बढ़ रहा था हमारा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है ना, कि वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आए तो हमारी ब्लड, हमारा इम्यून सिस्टम वहां पर हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स को रिक्रूट करेगा, भेजेगा कि चलो वहां पर ये आ गए, और वहां पर होगी छोटी सी एक बैटल, एक लड़ाई, जिससे ये तय होगा कि आप बीमार होंगे या नहीं होंगे। यदि आपका इम्यून सिस्टम जीत गया तो आपको पता ही नहीं चला कि मच्छर ने काटा भी था। लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम हार गया और पैथोजन जीत गए तो आपको अगले 2-3 दिन में सिम्टम्स नजर आएंगे। इसको कहते हैं बच्चों इंक्यूबेशन पीरियड, कि आपको जब पहली बार आपकी बॉडी में एंटर हुआ, कोरोना में 4 से 5 दिन होते हैं बच्चों। कोरोना यदि आपको पहली बार हुआ, जैसे मैं गलती से बाजार चला गया और किसी कोरोना के पेशेंट के टच में आ गया, तो अगले तीसरे चौथे 5वें दिन चांसेस हैं कि मुझे सिम्टम्स दिखाई देंगे यदि मेरे अंदर कोरोना जीत गया और इम्यून सिस्टम हार गया तो। वरना तो मेरे इम्यून सिस्टम ने पहले उसको डिस्ट्रॉय कर लिया तो इट्स ओके, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना मेरी बॉडी में आया भी। क्लियर? तो ये जो जैसे आपकी बॉडी में कोई चीज होती है, आप कभी गिर जाते हैं, मैंने कल बच्चों को बहुत डिटेल बताया था कि आप गिर जाते हैं, आपके मसल्स टूट गए तो वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, हाथ सूज जाते हैं। क्या हो रहा है, ये वहां पर आपकी इम्यून सिस्टम की सेल्स आ रही हैं जो इस रिपेयर वर्क करेंगी अब वहां पर। क्लियर? और फिर आप थोड़ी मूवमेंट को कम कर दोगे, अपने आप ये सारी चीजें वहां पर होकर और रेडी हो जाएंगी, और यहां से आपको पता चलेगा कि आप बीमार होंगे या नहीं। यदि आप बीमार नहीं हुए, आपका इम्यून सिस्टम दिया, दैट्स ओके। यदि बीमार हो गए तो अब हमारी कहानी वापस वहां पहुंची। बीमार हो गए तो आप क्या करोगे? आप 1, 2 या 3 सिम्टम, एक सिम्टम में आप नेग्लेक्ट करोगे,
2 या 3 सिम्टम साथ साथ में और लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपका क्या करेगा? इंटरव्यू करके वो क्या पता लगाना चाहता है? साइन ऑफ द डिजीज, सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस एंड साइन ऑफ द डिजीज। आपको फीवर आ रहा है, ये सिम्टम है, पर फीवर तो 10-100 कारणों से आ सकता है। आप थक गए, आपको बुखार आ रहा है, सो जाओगे आप, ठीक हो जाओगे। आपको थोड़ा सा गले में इंफेक्शन है, बुखार आ जाएगा। आपको कोई गंभीर बीमारी है तो भी बुखार आएगा। तो बुखार आने की बहुत सिम्टम है, वो सिर्फ उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने इस तरह की स्टडीज कर रखी हैं, तो वो आपको ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सिम्टम का प्रोबेबल रीजन हो सकता है। और उनके 3 तरीके हमने पढ़ा था: इंटरव्यू, फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट। ये करने के बाद अब डॉक्टर के पास एक व्यू आ गया, टेस्ट देके बता देगा किसको ये बीमारी है। अब वो क्या सोचेंगे बच्चों? कल मैंने ये भी बताया था कि इन 5 में से किसके कारण ये बीमारी होती है, वो अपनी स्टडी करेंगे कि ये जो डिजीज हुई है इस बंदे को, ये प्रोटोजुआ के कारण हुई है। तो वो अपनी बुक में पढ़ेगा प्रोटोजुअन्स को मारने के लिए कौन सी केमिकल देना चाहिए। यदि वो देखेगा कि ये बैक्टीरिया के कारण हुई है, तो वो देखेगा कि इसको एंटीबायोटिक देना चाहिए। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है। वर्म्स के कारण हुई है डिजीज, उसमें आ गया लेबोरेटरी टेस्ट में, तो वर्म्स को मारने की टैबलेट्स उन्होंने पढ़ रखी है, वो आपको डिजीज की टैबलेट है। क्या समझ में आया आपको? अब आप डॉक्टर के पास गए, आपका एग्जामिनेशन हो गया, रिपोर्ट्स भी आ गई। अब आप डॉक्टर जो है वो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है ना। क्या लिखता है वो? अब आप दवाई लिखता है। दवाई में क्या लिखता है वो? दवाई में बच्चों ध्यान रखिएगा, वो क्या कभी एक टेबलेट लिखता है? नहीं, कभी भी एक टेबलेट तो लिखता ही नहीं। हमारे डॉक्टर कितनी टेबलेट लिखते हैं डॉक्टर? 2, 3, 4, कभी 2-3 तो है ही मिनिमम। तो ये क्यों लिखते हैं 2-3? अब इसकी बात समझिए। पहले वो आपके सिम्टम को सुधारना चाहते हैं, और दूसरी बार वो आपके रूट कोज। सिम्टम क्या है? फीवर आ रहा है, आप डॉक्टर के पास क्यों गए? फीवर आ रहा है, वॉमिट आ रही है, डायरिया हो रहा है, इसलिए आप डॉक्टर के पास गए। आपको नहीं पता कि अंदर क्या बीमारी है। तो वो पहले आपको एंटीपायरेटिक, फीवर रोकने के लिए सबसे अच्छी ड्रग है पैरासीटामोल, वो आपको देता है। क्या पैरासीटामोल खाने से आप ठीक हो जाओगे? नो, बस आपका फीवर कुछ टाइम के लिए उतर सकता है, यदि काम करती भी है तो कुछ टाइम के लिए। क्यों? रूट कॉज तो अभी भी है। जो पैथोजन था, पैरासीटामोल सिर्फ सुपरफिशियल काम करेगा, फीवर को ठीक करेगा, आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम देगा। यदि छोटा मोटा है तो हो जाएगा, लेकिन वो आपके रूट कॉज पर टारगेट नहीं करता। तो एक डॉक्टर आपको कहता है कि जब जब भी बुखार आए ये ले लेना, देता है ना पैरासीटामोल। अच्छा, इसके अलावा क्या देता है? यदि वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी वॉमिटिंग कोई ड्रग देता है। सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए कोई ड्रग देता है। डायरिया हो रहा है तो उसके लिए ड्रग देता है कि वॉमिट जैसा हो तो ये ले लेना, एसिडिटी हो तो ये ले लेना। पर ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम से डील कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, वो अल्टीमेटली देता ये है, कोई एजिथ्रोमाइसिन की बैक्टीरिया है, ये ले लो। एंटीवायरल ड्रग के वायरस का इंफेक्शन है तो ये ले लो। क्या बात समझ में आ रही है आपको? yes, sir. तो आपको जो 2-3, इसके अलावा आपकी हेल्थ पुअर हो रही है तो कुछ विटामिन की टैबलेट्स भी लिख सकता है कि यार कमजोरी बहुत आ गई है सर, बहुत 4-5 दिन हो गए घर पे हम आए, तो वो आपको कुछ ड्रग्स जो है टॉनिक दे सकता है, कोई मल्टीविटामिन टैबलेट दे सकता है। तो क्या आप डॉक्टर का विजन समझे? डॉक्टर आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है। इसलिए मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है कि हम एक डॉक्टर के व्यू से समझ पाते हैं, ठीक है ना। इतने शॉर्ट में, इतने कम टाइम में हम लोगों ने कितनी बातें समझने की कोशिश की, है ना। तो हमने देखा कि बॉडी में हमारे हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, डिजीज क्यों होती है, डिजीज क्रॉनिक एक्यूट कैसी होती है, डिजीजेस किस तरह की होती है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज है तो कौन कौन से पैथोजेंस हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये सारी बात हम लोगों ने समझी बच्चों। अब डॉक्टर ने क्योंकि पूरी तरीके से स्टडी करके प्रॉपर डायग्नोसिस, बच्चों 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल करता हूं।
डायग्नोसिस और रेमेडी। डायग्नोसिस का मतलब होता है टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, दैट इज डायग्नोसिस। एंड रेमेडी मीन्स टू ट्रीट इट, टू करेक्ट द प्रॉब्लम, दैट इज रेमेडी। बच्चों, हम टीचर को भी यही करना पड़ता है, हम भी यही करते हैं। हर बच्चे की डायग्नोसिस करते हैं कि यार ये बच्चे में क्या परेशानी है, ये बच्चे में क्या दिक्कत है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और नहीं तो करना चाहिए, नहीं करते, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे विजुअल होते हैं, कुछ बच्चे सुनने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे कुछ करवाओ तो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब काइनेस्थेटिक होते हैं, काइनेटिक चीजें। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों कि हमने देखा इस तरह से डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया और अब आप ठीक हो गए। कभी कभी डॉक्टर ट्रायल एंड एरर भी मेथड कर लेते हैं, जल्दबाजी में होता है तो चलो ये नहीं आया तो 5 दिन बाद वापस आना, ये 5 दिन वापस जाते हो, सर अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो चलो अब ये टैबलेट बदल देते हैं, अब ये ले लेते हैं, शायद ये नहीं और ये ड्रग काम करे, ठीक है ना। पर मोस्ट प्रोबेबली यदि वो पूरी प्रोसेस से उन्होंने किया है, डायग्नोसिस किया है, टेस्ट किया और सही ढंग से बीमारी को डायग्नोसिस किया है, तो वो फटाफट आपकी बीमारी ठीक हो जाए। यदि सीवियरिटी ज्यादा है तो फिर वो कोई सर्जिकल मेथड, कोई और सीवियर बात है तो उसका ट्रीटमेंट करें। तो बच्चों, अब आपको ये लगता होगा कि यदि डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है तो बीमारी से डरने की क्या जरूरत है। दो बातें होती हैं, एक होता है क्योर, इलाज करवाना, ट्रीटमेंट करवाना, और एक होता है प्रिवेंशन। विच इज बेटर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन इट्स क्योर। बीमार हो के ठीक हो जाएंगे ना, डरने की क्या बात है, या बीमार हो ही नहीं, क्या अच्छा, बीमार हो ही नहीं, क्यों? हाँ, दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी और बस। और व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन इट्स क्योर? बीमारी में कोई ना कोई सिम्टम्स तो रह ही जाते ना बॉडी में, धीरे अब ये जैसे यतिका ने कहा, उसका कहने का मीनिंग यही था कि यदि आप बीमार हुए तो डेफिनेटली आपके लॉन्ग टर्म कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी में रहेंगे, है ना। कोई भी बीमारी आपको परमानेंटली कुछ ना कुछ डैमेज करती है, क्लियर। तो दैट इज व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि मैं सोचूं कि क्या है, कोरोना हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या है, लेकिन कोरोना यदि नहीं हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि एक बार हुआ, हो सकता है मैं ठीक भी हो जाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ वो डैमेज करेगा। तो पहला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का आंसर है बिकॉज ईच एंड एवरी डिजीज may have some long time consequences on our health, so we have to prevent ourselves from disease। पहला। दूसरा, और कोई आइडिया बताओ, और भी? हाँ, यस सर, वो ड्रग्स बॉडी को हार्म करते हैं। हाँ, ये भी हम इससे जोड़ के कर सकते हैं कि आप दवाइयां लोगे उसमें भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमारी हेल्थ पे रहेंगे। तो बीमार होने से रहे प्लस आपके दवाई खाने के साइड इफेक्ट से रहे। और कुछ? मैं बताऊं? यस सर। दो और है, पहला तो आपने बता दिया, दो और है। दूसरा है बच्चों कि जो बीमारी का टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम हमारा खराब हुआ ना, ठीक हो जाएंगे। पर यदि 10 दिन, अब आप सोचो कि मैंने पूरे साल मेहनत कर रहा था कि मेरा ये आईआईटी का एग्जाम है या मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूं, और एग्जाम से 10 दिन पहले भी बीमार हो गया और यार ठीक हो जाएगा, पर वो 10 दिन क्या हुए, खराब हुए ना। 3 दिन भी आप बीमार रहे तो 3 दिन की आपकी पूरी जो एक्टिविटीज थी वो डिस्टर्ब हुई। तो बीमारी से बचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारा प्रीशियस टाइम और लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट फेज है, और उस टाइम पे हम कुछ चीजों में इन्वॉल्व थे वो हम नहीं कर पाएंगे, तो टाइम भी हमारा किल हो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन तीसरा है, वो ये कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन वी बिकम द साइट ऑफ इन्फेक्शन। बात समझिएगा। मेरे को लगेगा क्या है, कोरोना हो जाए तो हो जाए, मैं डरता थोड़ी हूं, मैं तो यंग हूं बिल्कुल, और हूं मैं तो मैं हो जाएगा चलेगा। लेकिन यदि मेरे को कोरोना हो गया और मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उन दिनों जिन दिनों में मेरे को कोरोना हुआ है, मेरे घर वाले सब थ्रेट में आ जाएंगे, सबको खतरा हो जाएगा। क्यों? अब मैं कोरोना का इन्फेक्शियस सोर्स बन चुका हूं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया हूं। अब मेरे अंदर कोरोना के वायरसेस आए, उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया,
बहुत नंबर बढ़ गया, अब मैं सबको कोरोना बांट रहा हूं और बहुत चांस है कि मेरे जो बहुत पास में रहने वाले लोग हैं उनको कोविड हो सकता है, उनको डिजीज हो सकती है। तो क्यों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है? बिकॉज भले हमारे पास इलाज है, हमने डॉक्टर का व्यू देख लिया, अच्छा है, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको हमेशा बीमारी से दूर रहना है। क्यों? पहला, क्योंकि बीमारी के और उसके ट्रीटमेंट के उसकी मेडिकेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। गोलियां खाओगे ना आप, पैरासिटामोल मतलब एंटीबायोटिक वगैरह, तो आपकी बॉडी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्म करेंगे। तो पहला तो यह है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हमारी बॉडी में रहते हैं। दूसरा, हमारा प्रीसियस टाइम किल होता है और उस टाइम पे यदि हम बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे तो वो हमसे चुक जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो सकता है। कोई ओलंपियन का मैच, कोई एथलीट है, वो एक्सरसाइज कर रहा था, वो अपनी उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, बीमार हो गया तो क्या हो गया, पूरा उसकी तैयारी बिगड़ गई। तो ये दूसरा तरीका और दूसरा कारण। और तीसरा रीजन है प्रिवेंशन रखने का, वो ये कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फेक्शन डिजीज वी बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसलिए हमको प्रिवेंट करना चाहिए। अब मुझे बताइए आप कि प्रिवेंशन कैसे करें? हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज? वन बाय वन कोई बताना चाहे? यस, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और क्लीननेस, क्लीनलीनेस एंड हाइजीनेस का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, गुड नरिशमेंट, गुड नरिशमेंट। और मैं बताऊं, चलो आप सबने सही बताया, लेकिन हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने कॉज ऑफ डिजीजेस पढ़े थे। फर्स्ट कॉज ऑफ डिजीज क्या था? इमीडिएट कॉज, दैट इज पैथोजन। नाउ इफ यू वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम पैथोजन। बस एक काम आपको करना है, पैथोजन आप तक नहीं आए। अब वो कैसे नहीं आएंगे? यदि एयरबोर्न डिजीज है तो एयर ऐसी होनी चाहिए हमारे चारों ओर, हम मास्क लगा रहे हैं आजकल, यदि बीमारी ज्यादा है तो एयरबोर्न डिजीज से हम बच जाएंगे। वाटरबोर्न डिजीज यदि हमारी बॉडी में आ रही है तो हमको क्या करना चाहिए? वाटर प्रॉपर ट्रीटमेंट वाला पीना चाहिए हमको, है कि नहीं? साफ सुथरा पानी पीना चाहिए हमको, ठीक है? और फूडबोर्न डिजीज है तो फूड का ध्यान रखना चाहिए, गरम गरम खाना ही खाना चाहिए हमको, हमारे घर में बना हुआ ही खाना खाना चाहिए, है ना? शादी ब्याह में डिनर में थोड़ा सा ध्यान से खाना चाहिए। गटागट उड़ा रहे हो आप लोग, देख रहे हो? आता हूँ तो देखता रहता हूँ आप किस काउंटर पे बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं। मैं जाता हूँ सीधा खाने में जाता हूँ, दाल रोटी लेता हूँ, आ जाता हूँ बस। आप तो सब फास्ट फूड पे कहाँ भीड़ रखते हो? देखा मुझे ज्यादा खाते हुए, ज्यादा खाते हुए देखा ना, वहां देखा है वो तो कोई बात नहीं। अब गिनना मेरी थाली में, है ना? तो मैं कह रहा था कि हमको क्या होना चाहिए। आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि बाहर का खाना तो बाहर का ही होगा, और जब एक साथ इतने लोगों का खाना बनता है तो हम अपने घर में आटा बांधते हैं तो हम देखते हैं पसीना भी। हाँ बच्चे, चलो ऐसे मत करो, हमको सबको खाने जाना है बाबा। तो घर का हम अच्छा से तो पहली बात क्या हुई? पैथोजन आप तक नहीं आए, एयरबोर्न डिजीज बच गई, वाटरबोर्न डिजीज हो गया, फूडबोर्न डिजीज हो गया। कांटेक्ट, हमको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। हमारा हिंदू संस्कृति का सबसे बढ़िया जय राम राम, जय राम राम करिए, जय जिनेंद्र करिए, सत श्री अकाल करिए, सलाम वालेकुम करिए। हाँ, तो कुल मिला के जो हमारी जो वेस्टर्न स्टाइल आगे आजकल लोगों ने कर लिया है, टच और ये वो, इससे थोड़ा बचिए। सभी लोग अपनी हाइजीन इतना नहीं रखते हैं, और कई हम लोग ऐसे वीडियोस आते हैं, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये पानी पूरी वाले और क्या क्या ऐसे तो आप लोग ध्यान रखें इसका। मैं तो जाता ही नहीं हूँ, तो खाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना? तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचे, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट पब्लिक प्लेसेस पे आप ध्यान रखें, है कि नहीं? साफ सुथरा हो, वहीं आप जाएं, हर किसी को टच ना करें। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। मॉस्किटो, रैबिट डॉग्स, ये तो हमने बताया पहले, स्ट्रे डॉग वगैरह नहीं होने चाहिए। है तो हमारी म्युनिसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत को ध्यान रखना चाहिए कि कोई पागल कुत्ते तो उनको पहले से बाहर के कुत्तों को वैक्सीनेशन कराएं। सबसे अच्छा तो ये है, सभी कुत्तों का वैक्सीनेशन होना चाहिए,
जैसे आपके पेट डॉग्स का होता है। पालतू कुत्तों को तो आप करते ही हो, घर पे काटे तो भी डरना नहीं है, लेकिन बाहर के कुत्ते, ठीक है ना। तो बच्चों, तो ये सारे तरीके हैं जिनसे पहला क्या कॉज बता दिया अपन ने, इमीडिएट कॉज, पैथोजन हम तक नहीं पहुंचा। चलिए मान लो पैथोजन पहुंच भी गया, अब आती है सेकंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज जो है ना, उसी के अनुसार अब हम क्या करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उसके लिए एक पार्ट है अच्छा खाना खाएं। तो ये जो वीडियो है ये आप सबके पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या आप लोग प्रॉपर खाना खाते हैं सभी? हरे पत्तेदार सब्जियां, सब पक्का? इधर उधर मुंह तो नहीं बिगाड़ते हैं, आज ये क्या बन गया, वो क्या बन गया? हाँ, कोई भी सब्जी बच्चों आपस में डिस्कस नहीं करें, कोई भी सब्जी, क्योंकि सीजन में जो कुछ भी बनता है वो अच्छा है। और किसी का भी बहुत ज्यादा नहीं खाना, किसी को भी अति हर चीज की खराब है। तो बैलेंस्ड वे में आपको सारी चीजें प्रॉपर लेनी चाहिए। आपकी बॉडी को आप भी ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो आप ये ध्यान दीजिए और आप प्रॉपर गुड नरिशमेंट दीजिए, ठीक है, हर तरह से प्रोटीन, विटामिन, फैट सबको डाइट में शामिल कीजिए, है ना। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड से बचें, शक्कर कम से कम खाएं, है ना। चॉकलेट्स ये जो होती है ये अच्छी नहीं होती, डार्क चॉकलेट खाते हैं ठीक है, ओके, है ना। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा ये बिस्किट्स, वेफर्स, ये जो पैक्ड आइटम है वो खाए मत आप, बिल्कुल नहीं खाते हो आप सभी। और मैंने बताया था कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब बेकार चीज है, ठीक है, बिल्कुल बंद कर दो बच्चों। मैं चाहता हूँ आप वास्तव में आप नारियल पानी पीजिए, आप और कोई जूस लीजिए, आपस से बात मत करो भाई। मैं कैमरा घुमा दूंगा, देखिए। यस, नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए हमको अच्छा खाना चाहिए प्लस एक्सरसाइज। सच बताओ आज सुबह एक्सरसाइज किसने किसने की? सर रोज करता हूँ, आज नहीं किया आपने, आप रोज करते हैं, गुड। लड़कियां आप क्यों नहीं करती? नहीं, क्या स्कूल में एक्सरसाइज होती है? बच्चों आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से, और गर्मी में एक्सरसाइज करो इतनी की पसीना आ जाना चाहिए, तो कुछ लगेगा कि हाँ किया है। और ये आपकी एज है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सर्दियों में पसीना आ जाना चाहिए। बढ़िया, कर रहे हैं आप एक्सरसाइज बराबर, एक्सरसाइज करो, ठीक है। मैं आप लोगों का कंपटीशन भी करवाऊंगा फिर फिजिकल पैरामीटर का बराबर, आर्म रेसलिंग या और कोई रेसलिंग, बॉक्सिंग सब। हाँ, करेंगे करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, नहीं अभी इस साल, इसी साल। अरे कहाँ खत्म हुआ? हाँ सुनिए, तो इमीडिएट कॉज को हमने पैथोजन को रोका हमारी बॉडी तक आने से। दूसरा हम लोगों ने रोका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, अच्छा खाना खा के, अच्छी एक्सरसाइज करके। लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, आगे नहीं, मैक्स अ मैन एंड वुमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ठीक है कि नहीं? तो आप सभी को अच्छे से सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना। मैं कई बार देखता हूँ बच्चों को, पेरेंट्स बताते हैं 8 बजे उठता है कल मुझे एक बच्चे के दादाजी मिले, कहते 8 बजे तक सोया रहता है। That's not good. बेकार की बात है। तो हेल्थ की ध्यान रखिए आप, अच्छा करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और सबसे इंपॉर्टेंट धांसू टॉपिक, सुनिए, ये है हमारे इम्यून सिस्टम को हम कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके। इम्यून सिस्टम को यदि हमारा जेनेटिकली खराब है तो इम्यून सिस्टम क्या कर सकते हो, लेकिन अच्छी खाना, अच्छी नींद भी बहुत अच्छी लेनी चाहिए बच्चों, है ना। स्लीप आपके लिए बहुत अच्छी नींद लीजिए, साउंड स्लीप। और सोने का सही तरीका क्या होता है, प्रॉपर लाइटिंग, रात को आप कभी ब्लू लाइट यूज मत करें, है ना, येलो लाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो मोबाइल है उसमें भी आप रीडिंग मोड देखें तो आप देखें येलो कर दें, वो थोड़ा सा रात को आपके दिमाग को काम करता है, ठंडा करता है।
रिलैक्सिंग होती है वो नाइट। तो वो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि आप आराम से चैन की नींद अच्छे से सो पाए। वरना लेट तक आप यदि वो ब्लू लाइट देखते हैं ना तो वो हमेशा आपको एक्टिवेट रखती है, तो इससे हम मिसमैच हो जाता है, प्रॉपर नींद नहीं आती। तो ये भी आप ध्यान रखें। पर मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा करें, तो जो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। यस सर। क्या नाम है इसका? इम्यूनाइजेशन, है ना? नाम देखो, नाम क्या है? एडवर्ड जिनर। हाँ मुझे सुनिए, हाँ एडवर्ड जिनर ही है ना बेटा? सुनिए, अब बात सुनिए मेरी बच्चों। एक बात की बात थी और ये रियल बात है, हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि यूरोप में एक बार एक डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही है। जस्ट ये अभी हमने देखा ना कोविड, उस तरह से जबरदस्त तरीके से एक डिजीज फैल रही थी जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। बच्चों, पूरी बॉडी पर छोटे 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 दाने निकल जाते हैं। आप लोगों ने चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स सुना होगा। बस सिमिलरली एक डिजीज स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फैल रही है। जिस किसी को ये हो जाता था, बहुत तेज फीवर आता था, चेहरे पर, पूरी बॉडी पर इस तरह के घाव हो जाते थे, इस तरह की इन्फेक्शन हो जाता था। और उसमें जो पस निकलता था और ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होते थे। घर में एक हो गया तो लोग छोड़ के भाग जाते थे। मरे तो मरे, क्यों? जो हुआ वो मर रहा था, बस पक्का है, डेथ। तो मतलब बहुत जबरदस्त यूरोप में ऐसी सिचुएशन आ गई। हेल्थ वर्कर्स जो भी थे वहां पर, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बच्चों, अब आप बहुत गहराई से समझिएगा कि लोग मर रहे थे। अब ऐसे में एक ऐसा हेल्थ वर्कर जो भी डॉक्टर था, जो ये ऑब्जर्व कर रहा था कि यार किस किस तरह के पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, कि यार ये लोग भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। उसने कई दिनों तक ऑब्जर्वेट करने के बाद ये उसको ऑब्जर्वेशन में आया कि मेरे पास ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं जो कैटल फार्मिंग करते हैं, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस पालने वाले लोग मेरे पास नहीं आ रहे। बाकी सब लोग बीमार हो रहे, ये लोग बीमार क्यों नहीं हो रहे? अब उसने ध्यान से समझने की कोशिश की, तो उसने देखा कि जो गाय भैंस पालते हैं उन लोगों में स्मॉल पॉक्स जैसा ही और माइल्ड इंफेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं काउ पॉक्स। तो उसको एक दिमाग में आइडिया आया, एक थ्योरी आई साइंस की कि ऐसा तो नहीं है कि किसी को एक बार काउ पॉक्स हो जाता है तो स्मॉल पॉक्स उसको होता ही नहीं। अब आप देखो कितना बोल्ड, कितना करेजियस आदमी था वो। क्या किया उसने? उसने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, जिसको उसको डेयरी में जो लोग थे, किसी को काउपॉक्स हुआ तो उसका पस लेके अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया। तो ये तो कोई खतरनाक बात नहीं थी, क्यों? काउपॉक्स जिसको होता था वो 6-7 दिन में ठीक हो जाता। तो उसको लगा कि चलो अपन भी काउपॉक्स करवा देते हैं अपने आप को। उसको काउपॉक्स हुआ थोड़े दिन बाद, और थोड़े दिन बाद वो वापस माइल्ड हुआ और ठीक हो गया। अब आया असली एक्सपेरिमेंट। अब उसने क्या किया? आप सोचो, आपका दिल दहल जाएगा। साइंस की कॉस्ट पर देखो, आज हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें कई लोगों के कितने करेजियस एक्सपेरिमेंट्स और उनकी जो हिम्मत थी, उसी से हम लोग आज आराम का जीवन जी रहे हैं। उसने क्या किया? अब अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए ऐसा आदमी जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, और ध्यान रखो स्मॉल पॉक्स उस समय कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं उसका, और कोई थ्योरी ऐसी नहीं थी कि काउ पॉक्स हुआ तो स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। उसने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उस स्मॉल पॉक्स के डिजीज पेशेंट का छोटा सा उसका पस लिया और अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया, और उसने वेट किया क्या होता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बच्चों उसको कुछ नहीं हुआ। और अब उसकी थ्योरी में ये स्ट्रॉन्ग उसको आया कि यार जिसको काउ पॉक्स हो जाता है इसका मतलब उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो उसने काउ पॉक्स के जो थी वो आसपास सब लोगों को दिया और देखा जिन जिन को ये हो रहा है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और बच्चों यहां से शुरुआत हुई वैक्सीनेशन की। ये जो आज हम सुनते हैं वैक्सीनेशन, ये कहां से शुरू हुआ? यहां से। और वैक्सीनेशन नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी लैंग्वेज में
वेका का मतलब होता है काऊ। तो काऊ की जो सीरम है वो सबको लगा रहे हैं, उसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। क्या आपने कभी सुना था ये? आपके लिए नया है ना? Yes, sir. सभी लोगों को जानना चाहिए। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन मींस जिसको एक बार काउपॉक्स हो गया उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो वो काउपॉक्स का जो पस था वो लोगों को इंजेक्शन के थ्रू लोगों की बॉडी में डाला गया। डालते ही उसको कहा जाएगा कि घबराना मत, 1-2 दिन बुखार आएगा। आप भी देखते होंगे कि बच्चे जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, टिटनेस के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन बुखार आ सकता है। अभी आपको कोविड का वैक्सीनेशन लगा, कोविशील्ड, या आपको नहीं लगा, आपके घर में लोगों को लगा होगा, है ना? तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, तो उनके भी ये हुआ होगा कि 1 या 2 दिन बुखार आया होगा। Yes, sir. तो कोई बात नहीं। क्यों? अच्छा, ये क्या हुआ? ये बॉडी में हुआ क्या? ये तो जब हमारी बॉडी में काउपॉक्स का पस आया, हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम को रिहर्सल मिली, उसने उसको मारने के लिए तैयारी की, अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और उसको मार दिया। और हमेशा के लिए वो सीख गया कि अगली बार यदि ऐसा इन्फेक्शन आए तो क्विकली उसको मारना। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस हमारी बॉडी को दी, तो इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। यदि जनरल टर्म बोले तो इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। क्या आपने कभी कोई वैक्सीन लगवाया है बच्चों? इम्यूनाइजेशन। Yes, sir. वैक्सीनेशन भी 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है शॉर्ट टर्म, उसकी एक वैलिडिटी होती है, आज लगा 6 महीने तक काम करेगा, इसके बाद वापस लगाना पड़ेगा। जैसे टिटनेस, आप दौड़ते हैं, गिरते हैं, गिर जाते हैं, छिल जाता है, डॉक्टर कहेगा कहां गया, पत्थर में लगा या लोहे का लगा, आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना। Yes, sir. तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया जाता है। वो टिटनेस का इंजेक्शन क्या करता है? आपको टिटनेस नामक डिजीज से बचाता है। और कितने महीने तक वैलिडिटी रहती है उसकी? उसका 6 मंथ तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी। 6 महीने के बाद और कभी लगेगी, और परसों लगी और 2 दिन बाद और लग गई, तो क्या कोई बात नहीं, उस दिन टिटनेस का इंजेक्शन लगे, आप चलेगा। हुआ कभी ऐसा किसी? Yes, sir. सुना है ना आप लोगों ने? गुड, ओके। आपके हुआ भी ऐसा? अच्छा, चलिए, तो ये है वैक्सीनेशन। तो बच्चों, आपको वैक्सीनेशन का कंसेप्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. वैक्सीनेशन में होता यह है कि हमारी बॉडी में पैथोजन के वीक पैथोजन या उनकी डेड पैथोजन या वीक पैथोजन को हमारी बॉडी में डाला जाता है, और हमारी बॉडी को सिखाया जाता है कि इनको मारो। हमारी बॉडी उनको मारती है तो ये सीख जाती है कि अगली बार यदि लाइव भी आ जाएगा तो हम तैयार रहेंगे इनको मारने के लिए, हम एक्टिव रहेंगे और हम पहले से उससे बच जाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। ओके बच्चों, मैं दिखाऊंगा, 1 मिनट पॉज कर। नहीं होगा। यस, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीनेशन के लिए बच्चों आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी है कि आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाइए और वहां जाकर आप पता लगाइए कि क्या क्या वैक्सीनेशन फैसिलिटीज वहां पर हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने सबको फ्री वैक्सीनेशन करवाया। अभी कोविड में भी करवाया, 2 वैक्सीन लगे, है ना, कोविशील्ड के, कोवैक्सीन के। इसी तरह से हर बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चों देखो, ये है ममता कार्ड, ये गवर्नमेंट का कार्ड है बच्चों। मेरा जब बच्चा पैदा हुआ था तो हम लोगों ने उसका प्रॉपर हर चीज, जिस दिन जब वो पैदा होगा तब से उसका पूरा एक्टिव हो जाएगा कि, और माँ को वैक्सीनेशन कब से लगते हैं? बच्चा पैदा होने से पहले से न, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को वहां पर वैक्सीनेशन दी जाती है गवर्नमेंट में, और उनका एक पूरा शेड्यूल होता है कि बर्थ हुआ, इसके 3 महीने बाद लगेंगे, फिर 6 महीने बाद लगेंगे, फिर 1 साल बाद लगेंगे, फिर 5 साल बाद लगेंगे, पोलियो की डोजेस देनी है। ये आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए, और अपने आसपास भी। तो बच्चों, ये मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, ये है ममता कार्ड। इसको जच्चा बच्चा कार्ड भी कहते हैं। जच्चा बच्चा समझते हो आप? जच्चा मतलब द लेडी जिसकी डिलीवरी हुई है ना, और माँ, और बच्चा तो बच्चा आप जानते ही हैं। ओके, तो ये है ममता कार्ड। इसमें सारी डिटेल्स लिखी जाएंगी यहाँ पे। ओके, और फिर आपको यहाँ पर सारा बताया जाता है
कि बच्चे को कैसे, अच्छा बच्चा कब आंख यूं करेगा, कब आपकी उंगली यूं करोगे तो वो उधर देखेगा, इसका फिक्स टाइम होता है। हम लोगों की कंबाइंड फैमिली होती है तो हमारी दादी, हमारे और भी बड़े होते हैं, वो सिखा देते हैं। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, बच्चे बाहर रहते हैं, उनके बच्चे, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा बच्चा कब रो रहा है, नहीं रो रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो हमेशा एक्साइटेड, उनको पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमको प्रॉपर इसका नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? अभी आप लोगों की रिसेंटली काम नहीं पड़ेगा, लेकिन रिसेंटली तो रिसेंटली आपके काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जब भी काम पड़ेगा, एज ए पेरेंट, एज ए फादर, एज ए मदर, आप लोगों को ये सारा नॉलेज होना चाहिए। मैं नीचे रखूंगा, आप भी लिख रहे हो ना? ओके, तो हमको ये सारा नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको ये भी दे रखा है बच्चों कि जब बच्चा हुआ तो उसकी बॉडी का साइज क्या थी, उसकी लेंथ, उसको आप जब जाते हो उसका वजन करवाओगे, उसका मास क्या था, वेट क्या था उसका, प्लस उसका सर का सरकमफरेंस कितना था, ये भी देखा जाता है। और फिर उसको टाइम टू टाइम मेजर करो, या पूरा ग्राफ बना रखा है कि इस उम्र में कितना था, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल। बच्चों प्रॉपर मॉनिटरिंग कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। बच्चों देखो, बच्चों किसी को बर्थ देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर लाइफ देना वो रियल काम। बात समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को जब भी आजकल क्या होता है, अर्ली मैरिज, 18 साल में या 15 साल में भी पहले माँ बन जाते थे, तो क्या उनको पता होता है कि बच्चे को क्या क्या करना है, कराना है? कंबाइंड फैमिली में थी तो वेरी गुड, लेकिन आजकल यदि कोई बच्ची जल्दी माँ बनती है तो उसको तो पता ही नहीं है। तो मेरा ये थोड़ी सी ड्यूटी, और हमारी बुक में दे रखा है कि वैक्सीनेशन का चार्ट आप देखिए, कौन कौन से वैक्सीनेशन कब कब लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये वैक्सीनेशन का प्रॉपर चार्ट दे रखा है। ठीक है बच्चों? तो ये भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स को मैंने बकायदा हॉस्पिटल में भेजा था, जाओ आप वहां पर डॉक्टर नर्स से मिल के आइए, वैक्सीनेशन की क्या प्रोसेस है ना? मिशन रेनबो एक मिशन है गवर्नमेंट का कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बच्चों को लगे, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगेंगे तो वो हमको उसको बीमारी का इलाज ही नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का कितना रिसोर्सेज बच जाएंगे यदि लोग बीमारी नहीं होंगे। तो देखो आजकल पोलियो बिल्कुल खत्म हो गया ऑलमोस्ट। नए बच्चों में कहीं दिखता है क्या? और आपने कभी अपने आसपास किसी को पोलियो देखा है क्या? अपने आसपास पुराने लोगों में देखा है पोलियो? बड़े लोगों को? आपके पास में शॉपकीपर है, कई हमारे पास में मैम है, ऐसे कई, और उनकी लाइफ में बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने पोलियो का टीका उनको नहीं। तो बच्चों मैं आप सभी के से कहना चाहूंगा, इसी से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया बच्चों, हमारा चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा इस आज के टाइम में? वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रिवेंशन क्यों बेटर है, ये सारी छोटी छोटी बातें आप वीडियो को देखेंगे।